गुड मॉर्निंग बच्चे। जो होमवर्क था आपका उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सम नंबर 60 पहले, ये आपका सम ना निकला हुआ है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने सम डिस्कस कर लिया था, ये वाला सिर्फ एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिफरेंस था ना, बाकी सारा कुछ सेम था। एक सम था आपका 68, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये आपने पहले भी पॉइंट किया था, डेटर्स इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग एक्चुअली डेटर ऑफ रुपीज 4800 which were written off earlier as bad now paid 50% in final settlement। ये पॉइंट आया था एक दो दिन पहले। सेम पॉइंट है, a debtor whose dues of 18,000 were written off as bad paid rupees 12,000 full settlement। 18,000 की डेटर्स थे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो पहले बैड हो चुके थे, बैड डिक्लेयर हम कर चुके थे और उन्होंने अब 12,000 पे किए हैं। आपने ये नहीं कहना कि 18,000 में 12 मिले या 6 का लॉस हुआ है। 6 का लॉस नहीं है, एक्चुअल में ये 12 का प्रॉफिट है, क्योंकि हम तो पहले ही 18 का लॉस मान के चल रहे थे, मान के कि हम राइट ऑफ ही कर दिए थे। हमने तो डेटर्स 18,000 कहा हुआ है ना, 18,000 पर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, हम तो लॉस मान चुके थे कि हो गया, उसने 12,000 पे कर दिए। 18 भी हमारे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे 6 भी हमारे किसी काम का नहीं है। जो 12,000 है वो काम का है, जो कि बैड डेट्स रिकवर्ड बन गए, हमारी इनकम बन गई है हमारी। विल बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या करेंगे, कैश में या बैंक में जो आपको दिया हुआ है, यहाँ बैंक बैलेंस दिया है उस पर आप प्लस कर देंगे। उसने पे कर दिए, पैसे हमारे पास आ गए। एक यहाँ ये पॉइंट आपका हो गया। पॉइंट नंबर 3, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 50,000। कर लिया है आपने। इन्वेस्टमेंट पॉइंट अदरवाइज सिंपल है, जब तक इन्वेस्टमेंट रिजर्व ना दिया हो या फंड रहा हो। पॉइंट वहां जाके थोड़ा सा हो जाता है पढ़ने वाला। इन्होंने नहीं किए हैं सब, किस किस ने ये सम नहीं किया है? 2 3 और भी होंगे, बाकियों को देख देख के आप हाथ खड़े कर देते तो 10 हो गए। अभी एक दो और होने हैं, तो वेट कर रहे हैं कि मेजोरिटी हो जाए उनकी, तो हाथ खड़े करेंगे। 10 से भी ज्यादा है। सो जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर ये होता सिंपल पॉइंट, जैसे इन्वेस्टमेंट अंदर हमें कितने की दी हुई है, बिफोर दैट, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 60,000 एंड अब वो क्या कह रहा है, द मार्केट वैल्यू इज, अगर हमें इतना ही सपोज दिया होता, अगर हमें सिर्फ ये दिया होता कि 60,000 आपकी जो वैल्यू है वो है इन्वेस्टमेंट की बिफोर दैट एडमिशन ऑफ पार्टनर, अब रहेगी ये 50, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। हम इसको रिवैल्यूएशन में डालते डेबिट साइड पे 10,000 और बैलेंस शीट पे फिर क्या होता, इन्वेस्टमेंट जो है एसेट साइड पे 50 की आ जाती। सिंपल सा पॉइंट। अगर बढ़ जाती इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बड़ी वैल्यू से आ जाती है और रिवैल्यूएशन में जो था वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है। सिंपल। अब यहाँ आपको दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व दिया हुआ, एक ही बात है। दिस टाइप ऑफ रिजर्व और फंड इज क्रिएटेड, हमने उसमें भी बात करी थी कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आती है उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे हम वर्कमैन कंपनी रिजर्व की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, स्पेसिफिक फंड होता है, ऐसे ही ये है। दिस रिजर्व, दिस फंड वाज मेंटेन्ड वर्थ रुपीज 12,000 सो दैट कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई कमी आई तो वो यहाँ से कंपनसेट की जाएगी, बजाय कि उस साल के प्रॉफिट्स को हम कम करें। हम पहले ही भी रिजर्व मान लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, 1,000 2,000 कम कम करके अपने हिसाब से रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं। हमने धीरे धीरे रिजर्व क्रिएट कर लिया 12,000 रुपए का। ये रिजर्व, ये फंड कहाँ से क्रिएट हुआ? प्रॉफिट्स में से। अगर प्रॉफिट्स में से ट्रांसफर हुआ है ये, अगर ये ना क्रिएट करते पार्टनर्स तो क्या करते, उसका प्रॉफिट रेशियो में लेके गए होते, ऐसे ही होता। तो ये फंड फिर किसका बनता है? ओल्ड पार्टनर्स को, उनकी ओल्ड रेशियो में। जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको दिया हुआ है 12,000 का, अदरवाइज ये 12 का 12 पार्टनर्स को चला जाता है उनकी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स। अब उसने ये कह दिया कि इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लॉस हो गया है 10,000, यही कहा उसने। तो ये इसका फंड का रिजर्व का पर्पस क्या था? पर्पस, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ तो यहाँ से कंपनसेट किया जाएगा। ठीक, लॉस कितना हुआ? 10,000 का, बाकी कितना बच गया? अब जो पार्टनर्स का है वो 2,000 है, अब वो 12,000 नहीं। अगर ये लॉस ना होता या प्रॉफिट होता या कुछ भी ना मेंशन किया होता
फिर 12,000 का 12,000 लाइक अगर प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड वो पार्टनर्स उनकी होल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय पासिंग एन एंट्री इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू होल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन होल्ड रेशियो, ये कर देते हैं। अब यहाँ पे जितना लॉस इन्वेस्टमेंट का हो रहा है, विल नॉट पुट दैट लॉस टू द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन, विल नॉट पोस्ट दैट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज हमारे पास पहले ही रिजर्व पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो वो इस 10,000 को यहाँ से कंपनसेट करेंगे, जो रिजर्व जो फंड हमारा बच गया है 2,000 का वो पार्टनर से लेके जाएंगे, जितना रिजर्व बच जाएगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर ये ना होता सारा ही बच जाता, सारा ही पार्टनर दे जाते। अगर ये है लॉस, जितना बच जाएगा वो पार्टनर ले जाएंगे ना। पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा सर, अगर लॉस ज्यादा हो जाए फिर, है ना। सपोज ये सब 10,000 होता, फिर हम क्या करते हैं, फिर 3,000 को हम रीवैल्यूएशन में डालते। जब तक हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है तब तक वो फंड में से माइनस किया जाएगा। जब लॉस जो है वो फंड से बढ़ जाएगा तो जो बढ़ा हुआ लॉस है वो हमारा आज का लॉस है, एक्चुअल लॉस हो रहा है। जैसे इस केस में 15,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45 रह जाती है, यहाँ पे 60 की बजाय लॉस 15 का हो रहा था, तो फिर जो 3,000 रुपया बचता है एक्स्ट्रा लॉस जो हो रहा है वो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो उस केस में फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व पार्टनर में कुछ भी नहीं मिलेगा। रिजर्व पार्टनर को तब मिलेगा जब रिजर्व बच रहा है, मीन्स जब उसका लॉस कम है। अगर लॉस ज्यादा हो गया तो फिर जो लॉस की एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन में। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ दिस? एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में डेबिट ₹12,000। ये हर बार डेबिट होगा और पूरी अमाउंट डेबिट होगा, मीन्स ये कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। जो मेन बात यहाँ पे है ना, या तो ये लॉस कर जाएगा या पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब इस 12,000 में से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी, कितनी कम करी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹10,000। अब जो 2,000 रुपया बचा वो पार्टनर्स को जाएगा। पार्टनर्स आर ए एंड बी एंड रेशियो इज 3:2। 2 ए एंड बी 2:3 में 3:2 में हम इसको 1200 और 800 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट रिजर्व विल नॉट बी देयर, इट विल नेवर बी देयर अदर, यानी किसी सम में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी बैलेंस शीट में न्यू वाली में नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी नहीं होगा, अगर वो होगा तो वो क्लेम की फॉर्म में होगा या लायबिलिटी की फॉर्म में होगा, है ना, ठीक। और बैलेंस शीट में ये खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 के साथ आएगी, 60 की थी हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में, ये 10 से हमने खत्म कर दी, क्रेडिट कर दिया उसको, एसेट डिक्रीज इज क्रेडिटेड, 50 रह गई। और ये दो चीजें जो है या पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड नोट करोगे, बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अमाउंट ये आएगी 1200 एंड 800। डन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कईयों ने कर लिया हुआ है, कईयों ने नहीं किया हुआ, आई होप सबको क्लियर हो गया जैसे भी आपने किया है। इसके अलावा आपके पास इस सम में कोई पॉइंट नहीं था, इन होप कि आपका सम भी आंसर आ गया होगा, या अभी तक आपका अगर पेंडिंग है तो अब आ जाएगा, ठीक। एक सम था आपका सम नंबर 70 में कोई पॉइंट हो आपने पूछना हो? कोई पॉइंट नहीं, जस्ट पॉइंट ई पॉइंट। और कोई एक सी भी है जो डिस्कस करने वाला है, एक डी भी है जो डिस्कस करने वाला है। पॉइंट नंबर सी, कई बार क्या होता है आप सम कर लेते हो ऐसे तैसे जैसे जैसे मर्जी कर लेते हो, कई बार हिंट देख के कर लेते हो, लेकिन पॉइंट क्लियर नहीं होता। आपको पॉइंट ही चल जाता है पता कि इस सम में ऐसे करना है, लेकिन यही सम अगर पॉइंट ट्विस्ट होके आ गया, पॉइंट बेसिक वही रहा, हो सकता है आप उसमें कोई एक आध बच्चा दो बच्चा वो ना कर पाए सब, है ना। सो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं डिस्कस करने बहुत जरूरी होते हैं। पॉइंट नंबर सी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। इसको हम रीवैल्यूएशन में किस साइड पे डालेंगे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। आपका डेबिट से आंसर तो नहीं आ गया? नहीं आया ना, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आना है क्रेडिट साइड पे। क्या कहा है उसने? स्टॉक इज अंडर, उसने यही नहीं कहा अंडर वैल्यू द स्टॉक बाय 10%, ही सेड स्टॉक इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड बाय 10%। हमने ये किया भी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय दिस। स्टॉक का ही पॉइंट आया था, स्टॉक वाज बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अगर आपको याद हो 3 लाख की बिल्डिंग थी
हमने 26,000 को रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में डाल के और न्यू बैलेंस शीट में हमें 326 किया था। फिगर्स ये थी मेरे को याद। स्टॉक का पॉइंट भी आ चुका है, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय इतना करके आया था। एक्चुअली वहां पे स्टॉक को ओवर वैल्यू करना नहीं था, उसका मतलब ये था कि स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ओवर वैल्यूड, मतलब कम करना था। यहाँ भी वही है, स्टॉक इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड बाय 10%, कम है, हमने क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। तो रिवैल्यूएशन में हम क्रेडिट साइड डालेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दी है, यहाँ हमें परसेंटेज दी हुई, यहाँ हमें परसेंटेज दी हुई हो। तो जो परसेंटेज है, स्टॉक पहले कितने का दिया हुआ है आपको, 18,000 में 18,000 का स्टॉक दिया हुआ है और ही सेज इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। आपने इस 18,000 का 10% नहीं निकालना है, क्योंकि ये स्टॉक जो 18,000 दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी वैल्यू विच इज आफ्टर डिडक्टिंग 10%। जब आपको ऐसे अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू दिया हुआ हो और परसेंटेज में दिया हुआ हो, तो परसेंटेज उस वैल्यू पे नहीं लगानी है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, बिकॉज ये पहले ही वो है। और शुड आई से इट इज 90% ऑफ स्टॉक, मे आई से दिस थिंग आल्सो, ही से स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, विच मीन्स हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो 10% कम से किया हुआ है। जो 18,000 आपको दिया हुआ है वो आपका 90%। We can't calculate 10% of 90%, वो तो 99% बन जाएगा। We want 100%, है ना। तो हमें वहां पे जो मैथमेटिकल आप लगाते होते तो लेट स्टॉक वैल्यू इज x, एज जनरली हम x ही अज्यूम करते होते, लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज x। हमने ये फाइंड करनी है, क्योंकि जो उसमें परसेंटेज अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू करनी है ना, वो इसकी करनी है, नेट वैल्यू की नहीं करनी। नेट तो वो पहले ही 10% माइनस करके है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना। x ओरिजिनल वैल्यू थी, सपोज इसका 10% माइनस करना है, माइनस 10% ऑफ x, इट इज 18, इट इज 18। हमने ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ से बन रहा है ना x माइनस 10% x इज 18,000 मीन 90% ऑफ x इज 18,000, बन रही है वही बात। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो 20,000 रुपीज आएगा, x माइनस 10% करके 20,000, इट मीन ओरिजिनली द स्टॉक वाज वर्थ रुपीज 20,000 और अब उसने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आप इस पे कैलकुलेट करो 10% कितना बन रहा है, 2,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड हुई, 18 हुई ना। अब आएगा लाइन पे पॉइंट, अगर हम इसका निकाल लेते, 18,000 का 10% निकालते, कितना आता, प्लस कर दो कितना बन जाएगा, गलत हो रहा है ना, गलत हो गया ना। अभी इसका निकाल के देखो 10% कितना बनेगा, 1980, तो बन ही रहा उसके इक्वल, हम लिख रहे हैं तो उधर से 1800, यहाँ से बन रहा है 1980, गलत हो रहा है ना। तो जो आपने वैल्यू निकालनी है, आपने यहाँ x अज्यूम करना है पहले, फिर निकालनी है, बिकॉज दैट वैल्यू इज ऑलरेडी 90% और आफ्टर रिडक्शन ऑफ 10%। करना कब है, जब अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन आपको परसेंटेज में दी, अगर अमाउंट दी हुई है तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा बिल्डिंग बाद अंडर वैल्यू पर 26 हमने लगा दिया प्लस करके, उसको चलाई, प्रॉब्लम ही कोई नहीं आई। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन दी हुई हो और दी हुई हो परसेंटेज में, तब आपने इसको यहाँ पे ट्रीट करना है, यहाँ पे ट्रीट करना है आपने। अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन सपोज होता, सपोज वो कहता कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो हम इसको प्लस करते और फिर वो जो वैल्यू दी होती वो लिखते जाए 22,000 को कहता, तो हम 10% इसका नहीं निकालते, फिर गलत हो जाता, इसका नहीं निकालते हम, x प्लस 100 10% मीन 110% ऑफ x इज 22,000, तो फिर हम वैल्यू निकालते। मीन्स जैसे हमने पहले बात करी, करना कब है, ये पॉइंट करना कब है, जब अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन आपको दी हुई हो परसेंटेज में, तब करना है। जब अमाउंट में दी हुई तो फिर तो कर ही दिया, उन्होंने पहले करके दिया हुआ, फिर तो उसने 2,000 रुपीज निकाला ही हुआ। तो यहाँ हमने किया, जो आपका 18,000 आया माइनस करके, अब आपका जो लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, 2,000, दैट विल बी पुट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर। और बैलेंस शीट में मैंने क्या गलत बोला, और मैंने पहले लॉस बोल दिया, लॉस भी नहीं है वो, प्रॉफिट है।
प्रॉफिट विल बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में फिर क्या होगा, कितनी आएगी वो 20। अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे स्टॉक 20,000 के 80 करके 20 आएगा। डन। ये पॉइंट ये पॉइंट है यहाँ। एक पॉइंट नंबर डी था, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3200। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट घुमा के डाल दिया उसने, ट्विस्ट किया, उसको अब ट्रांसलेट करना। बिफोर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रांसलेट दिस कौन करेगा, ₹4,000 के क्रेडिटर्स। मैंने शुरू कर दिया ऑपरेशन। क्रेडिटर्स इंक्लूड 4,000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट एट 3200। ट्रांसलेशन में पूछ रहा, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, मैं ट्रांसलेशन, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपकी ट्रांसलेशन पूरी नहीं हुई, आप फिर अकाउंटिंग साइड जा रहे हो। अब मैं अकाउंट्स का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ। कितना लेना है, क्रेडिटर से पैसे कब लेते हैं हम, देने। कहते क्रेडिटर्स में 4,000 रुपये हमने इंक्लूड कर लिए थे, बट अब कोर्ट कहती है कि आपने 3200 देने हैं। ऐसा ही है ना। अगर मैं सिंपली ये कहूँ क्रेडिटर्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹800, चलेगा? यही है ना। क्रेडिटर्स में 4,000 थे, कहता 3200 का। अब यहाँ पे ना तो 4,000 की ट्रीटमेंट है, कोई ना ही 3200 की है। जो माइनस करके आ रहा है 800 से, हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स सिंपली हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹800। 800 will be put to the credit side of revaluation account and then बैलेंस शीट में माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स ₹800। डन। नाउ पॉइंट नंबर ई जो आप पूछ रहे हैं, इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल। 2000 फ्रॉम एक्स पूरे बैड डेट्स हो गए, 4000 फ्रॉम वाई 50% हो गए। 2000 एक्स का 2000 वाई का बैड डेट्स हो गए हैं 4000 के। सिंपल 4000 को विल पुट टू द डेबिट साइड। जो मैं पुट टू द डैश डैश बोल रहा हूँ, ये 1 मार्कर्स बन रहे हैं आपके एमसीक्यूज, जिसकी आप बुक मांगते हो, सर बुक दे दो, सर बुक दे दो, बुक बता दो, ये बुक ही हो रही है। विल पुट टू द डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड will be deducted from the debtors asset side balance sheet. Deducted एक 1 marker from the debtors, second 1 marker which side assets। हालांकि ये 1 marker होपफुली नहीं आएंगे ऐसे वाले, asset side के liability side and balance still डालने वाला डाल भी सकता है, क्योंकि 10%, 15%, 20% पेपर बहुत ही इजी होगा। जो आपने पढ़ा है वैसा ही आएगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं ना। 20% पेपर इजी, बिल्कुल जो आपने पढ़ा एज इट इज ही आ जाएगा। 60% एवरेज, हल्का सा आपने सिर्फ होमवर्क भी किया हो ना घर जाके, 60% उसमें से आ जाएगा। 20% थोड़ा सा उस लेवल का जब आपने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, एक्चुअली दैट इज डिफिकल्ट वी कैन से। बट डिफिकल्ट भी जो बच्चे डिफिकल्ट पढ़ते हैं वो डिफिकल्ट कर ही लेते हैं। डोंट स्टार्ट फ्रॉम डिफिकल्ट सम्स फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम इजी। एवरेज भी अपने आप हो जाएंगे, जब आप एवरेज कर लोगे डिफिकल्ट वाले भी आने शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे ये पॉइंट हमने अभी किया, इम्पॉसिबल तो नहीं था, वही किया, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है। नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाले जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, आपने उसको अप्लाई करना है। ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं होगा। ऐसे मैक्सिमम 20%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपके 4000 रुपीज जो है वो ऐसे आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट और डेट के माइनस। और सम कौन सा था हमारा, हाँ जी यही थे। एक आपका है, आपने करना है सम जो 69th सम, 69th सम। एक बार 1 मिनट लगाइए और सम पढ़ लीजिए, खुद पढ़िए सम अपना अपना, और अच्छे से पढ़ना। और साथ में आप जो पढ़ रहे हो उसमें जो आपको लगता है अंडरलाइन करने वाला पेन पेंसिल के साथ, वो भी करना है आपने। टेक 1 मिनट। यस, पॉइंट आपने पूछना, सम आपने पढ़ लिया है, होपफुली आपने कुछ को अंडरलाइन भी किया होगा जो आपने सम पॉइंट पे पूछना हो यहाँ से। हाँ जी, पॉइंट नंबर मेरे को चला पता आपने बी का, सी का, डी का, डी। Point number D. At the time of admission of Aditya, Yasmin also brought 50,000 fresh capital. Aditya new partner है, Yasmin old partner है। सिंपल एंट्री जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की होती है वही एंट्री है, बिकॉज फ्रेश कैपिटल की एंट्री वही होती है जो कैपिटल स्टार्टिंग वाली एंट्री होती है।
क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे? कैश या बैंक, बैंक दिया या कैश दिया जाए? बैंक दिया, तो बैंक डेबिट टू आदित्य कैपिटल, टू यस मीन्स कैपिटल। जब आप क्रेडिट साइड डालोगे, पार्टनर्स के डालते होते हो ना, बाय बैंक नए पार्टनर का डालोगे आदित्य में, साथ में ही यस मीन में डाल दो, दोबारा मत डालना वहाँ बाय बैंक पहले आदित्य में फिर बाय बैंक यस मीन में, एक बार डाल देना, बिकॉज वो सेम टाइम सेम डेट की एंट्री है। बाय बैंक आदित्य में इतना, यस मीन में चलेगा। और कोई पॉइंट? पॉइंट नंबर ए बड़ा क्या है इसमें? फर्नीचर हैज बीन टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा, ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। फर्नीचर हैज बीन टेकन ओवर, इसकी एंट्री जो है वो क्या होगी? सपोज, हाँ जी, टू पार्टनर्स कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कह रहा है। फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट क्यों करेंगे अनिरुद्ध? फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी की फॉर्म में बढ़ रही है या कम हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल शुड बी, एंट्री शुड हैव बीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल जो मन में डाउट आ रहा है, आपको देख के लग रहा है फर्नीचर तो कम हो रहा है, पार्टनर कैपिटल कम कैसे हो? वो चीज ले रहे हैं तो बढ़नी नहीं चाहिए। लायबिलिटी की फॉर्म में सोचो, हमारी लायबिलिटी की फॉर्म में सोचो, कम हो रही है बढ़ रही? कम ही हो रही है। पार्टनर की कैपिटल थी 100 रुपया सपोज, मीन हमारी लायबिलिटी 100 रुपया थी, पार्टनर कैपिटल, कैपिटल रादर कोई कैपिटल हो, दैट इज लायबिलिटी फॉर द फर्म। हमने पार्टनर के एज अ फर्म, अब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं पार्टनर नहीं, मैंने पार्टनर के 100 रुपए देने, ठीक है, तो कहते हैं ऐसा करो इसमें से ना 20 रुपए का फर्नीचर मेरे को दे दो, तो अब मेरी लायबिलिटी 80 की हो जाएगी या 120 की हो जाएगी? तो पार्टनर कैपिटल कम हो रही है, मैंने उसको चीज दे दी ना, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है, नहीं समझ आ रही है मेरी बात? तो इस केस में जब वो एसेट टेक ओवर कर रहा है, एक साइड से हमारी एसेट कम हो रही है, एक साइड से हमारी कैपिटल की लायबिलिटी की फॉर्म में जो कैपिटल है वो भी कम हो रही है। एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स आर दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा। दिव्या डेबिट, यास्मीन डेबिट, फातिमा डेबिट टू फर्नीचर 2,40,000 एंड ही सेव्स इक्वली 80,000 ईच, तीनों में 80,000 ईच। अब इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में आप किस साइड करोगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर, तीनों में 80-80। एंड सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी इसकी? क्या होगा बैलेंस शीट में? फर्नीचर पहले कितने का था? 260 का, अब कितना रह जाएगा? 24। अब सोचो ना, बैलेंस शीट तभी मैच करेगी इक्वल अमाउंट से एसेट्स भी कम होगी, लायबिलिटीज भी कम होगी। एसेट्स कम कर दें, लायबिलिटी बढ़ा दें, डबल अमाउंट से बैलेंस शीट नहीं मिलनी है आपकी। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, जब हमने पार्टनर्स को कोई पैसे दे दिए या पार्टनर्स को एसेट दे दी, तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो कम हो रही है। पार्टनर कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर ले तो पार्टनर की लायबिलिटी कैपिटल बढ़ जाती है। हमारी कोई लायबिलिटी को टेक ओवर कर ले तो वो बढ़ जाती है ना, आगे जाके ये पॉइंट भी आ जाएगा। एक सम नंबर तो भी हम इसमें कोई और पॉइंट हुआ, पहले ये पूछ लीजिए आप, इसमें कुछ और तो नहीं? पॉइंट नंबर सी पढ़ लिया आपने, इसमें लगा नहीं कुछ आपको? कुछ नहीं लगा? क्या लगा? यस, निकालना है। ये पॉइंट अंडरलाइन करने वाले थे, मैंने कहा था अंडरलाइन करना, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। He says goodwill on the basis of 2.5 years purchase of average profit of last 2 years। तो डिसेंट वाले 2 लेने, 3 नहीं लेने हैं। यही पॉइंट आपने अंडरलाइन करने हैं। आप देखो, अगर आपने यहाँ मिस कर दी, सारे सम गलत हो जाना है। गुडविल की वैल्यू गलत, पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत, बैलेंस शीट गलत, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये चीजें आपने वहां पे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, 2 ईयर्स परचेज का मतलब ये हुआ 15-16 का जो प्रॉफिट है हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है भाई, अगर ये कहा होता 4 साल का और बाहर दिया होता 3 साल का, फिर चौथा साल कहाँ से आता? ये पॉइंट आ चुका है पहले। फिर वो कैसे निकलता? ना जी ना, तुक्के ना लगाओ, नहीं नहीं, पॉइंट किया हुआ है पहले, तीनों का एवरेज चौथे का, हमारे पास साल खत्म हो गया है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होगा हमने।
वहां से कैसे निकलेगा? वो एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस है, वहां से निकल सकते, पॉइंट किया हुआ है। अगर कहा होता, हाँ जी, हिडन गुडविल कैसे होगी? गुडविल का तो यहाँ नाम भी नहीं ले रहा, पॉइंट किया हुआ है। और अगर मैंने बताया तो याद आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप बताओ ज्यादा, फिर वो बैलेंस शीट में दिया होगा। यस, 1 साल का रिसेंट ईयर का बैलेंस शीट में दिया, फिर आपको 3 साल पिछले दिए होंगे। सपोज दिस इज ईयर 21, तो 2021 का अंदर दिया होगा, उसके पिछले 3 आपको बाहर दिए होंगे, चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में दिया हो चाहे वो लॉस की फॉर्म में दिया, ऐसे होता। तो देख लेना, ये पॉइंट आया हुआ है, पहले एक बार ही आया हुआ है, सबमिट किया हुआ है हमने, बैलेंस शीट में आपको जो है वो प्रॉफिट दिया होगा। ये पॉइंट आया था आपका फंडामेंटल में, चेक करना बात, या गुडविल में, वहां पे जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ वहां पॉइंट ही आया हुआ है। अगर प्रॉफिट जितनी उसकी एवरेज बोली उतने की एवरेज निकालनी है आपने, हो सकता है आपको 1 आध साल छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है आपका 1 आध साल कम हो, आपको बैलेंस शीट से लेना पड़े, वहां क्लियर लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो लायबिलिटीज में होगा तो प्लस हो जाएगा प्रॉफिट है, अगर वो एसेट्स में होगा तो वो लॉस डेबिट बैलेंस से माइनस होगा। ठीक है, ये पॉइंट था आपका। अदरवाइज बस यही थी इसके पॉइंट। एक पॉइंट नंबर हमने सम नंबर 70 भी डिस्कस किया इससे पहले, उसमें आपने एक पॉइंट नहीं मेरे को बताया कि सर ये पॉइंट समझ नहीं है, पता नहीं कैसे किया हुआ है आपने, क्या चीज? हाँ जी, डी पार्ट तो बैंक में सब नंबर 70 की आप बात कर रहा हूँ। Which sum you are talking about? 70 sum, point number E for elephant. Point number E में कैश कहाँ आएगा बेटा? They are expected to pay, they have not paid. डेटर्स में ही रहेगा। उसने कब कहा उसने पे कर दिया है? 2000 के डेटर्स हमारे एक्स के बैड डेट्स हुए हैं, 2000 के वाई के हो जाएंगे, 4 के बस खत्म। उसने क्या उसने 2000 रुपया डेड हो गया, 2 पे कर दिया। अगर ऐसा होता, अगर वो 2 पे करता तो डेटर्स में से हम 6000 माइनस करते और फिर हम 2 कैश में ऐड करते। नहीं, एक्स के 2000 रुपए कहता बैड हो गए, खत्म। वाई के 4000 रुपए होने से कहता उसने 2000 रुपए दे देने हैं, 2000 नहीं देने की, सेल्स दे देने हैं, एक्सपेक्टेड टू पे 2000। तो बैड कितने हुए? 2x के और 2y के, 4 बैड हुए। जो डेटर्स आपके दिए हुए हैं 22,000 के, हम 22 में से 4 माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे 18,000 के आ जाएंगे। सिंपली जो पॉइंट आप बात कर रहे हो यस्मीन, उसमें आपने ये 2000 को ये मान लिया कि उसने पे कर दिया है, तो वहां क्लियर लिखा होता है ही हैज पेड ₹2000 50%। ये तो नहीं कहा इधर एक्सपेक्टेड टू पे 2000 रुपीज, तो ये पॉइंट बनता है। अगर वो पेड लिखा होता है यस्मीन, तो उस केस में 2000 ये बैड, 2000 ये बैड, 4000, 2000 से मिल गए, तो डेटर्स हमारे 22 माइनस 6 16 के आते, और कैश में ये प्लस 2000 हम कैश में करते फिर करते। अगर आप यहाँ 4 माइनस करोगे, कैश में प्लस 2 कर दोगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करता, एसेट साइड 2000 से ज्यादा आ जाएगी। उस पॉइंट में जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो ना, बैड डेट्स वाले, रिटर्न ऑफ वाले पॉइंट की रिकवर, वहां उसने पेड लिखा हुआ, इसलिए हम कैश में ऐड करते हैं। तो आया पॉइंट नहीं, जितने आप सम्स करोगे ना उतने ही पॉइंट्स निकलने, है ना, क्योंकि आपकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन जैस्मीन की थी, अगर ये सम करती होपफुली गलती कर लेते फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब टीचर करवा रहा होता है समझ आ जाता है, प्रॉब्लम कब आती है जब खुद करते हैं। वो प्रॉब्लम लेके आया था जो जनरली आप नहीं लेके आते, जनरली कम बच्चे लेके आते हैं। मेरा जो पॉइंट है 70 या सम का, मैं ये कह रहा था प्रॉफिट रेशियो क्या है यहाँ पे, सम आपने किया है, प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालनी है। आपने सम कर लिया प्लस, जिन्होंने किया है। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, हाउ द रेशियो कैन बी 3:2:1, how the ratio can be 3:1. He says AD were partners, ratio 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे करके है। रेशियो अल्टीमेटली बन गई हमारी 3/6, 2/6, 1/6। As Ketan is saying 3 to रहने देते हैं, ये गलत हो जाएगा। रेशियो 3:2 ही रहेगी, लेकिन that will be 3/5 and 2/5 because reserve is not a partner। हम क्या कर रहे थे,
एज अ पार्टनर हम क्या कर रहे थे, जो प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/6 हम रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद हम ले रहे थे, या उसको हम 3 to 1 में ट्रांसफर, बात एक ही है। सपोज में प्रॉफिट हो रहा था 6 लाख रुपीज का, प्रॉफिट ए कितना लेके जा रहा था 3 लाख, बी 2 लाख, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे 1 लाख, ऐसे हो रहा था। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं रिजर्व में 1/6 ट्रांसफर करने के बाद हम पार्टनर जो है आपस में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसका 1/6 1 लाख आ गया, 5 लाख अब किसका है, तो पार्टनर ए एंड बी का। किस रेशियो में जाएगा, 3/5 2/5, 3/6 1/2/6 में नहीं जाएगा। अगर आप 3/5 2/5 में करो 3 लाख और 2 लाख बन रहा है, 1 2 एंड 3 सेम बनता है। अगर आप इसको ये देख के 3/6 2/6 कर दोगे, आपका ये 5 लाख रुपया नहीं पूरा होना, बच जाएगा, इसमें से बच जाना है पैसा 80,000 83,333 बच जाने रुपये जितने। 3/2 में आप करोगे 3:2 में, मीन 3/5 2/5 होगा, 1/6 कोई पार्टनर नहीं है, उसको तो हम रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बच रहा था वो जहां भी रेशो काम आनी है आपकी, वो 3:2 आनी है ओल्ड रेशो, विच मीन्स 3/5 एंड 2/5 नॉट 6। अगर वो पार्टनर होता तो फिर हम उसको 3:2:1 करते, फिर 6 बनता। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो आपको जिन्होंने सम नहीं किया है 3:2 आनी चाहिए, जिन्होंने किया भी है मेरे को आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं आया आपकी साइड से, पता नहीं आपने कैसे किया है। 3:2 मीन्स हियर 3/5 एंड 2/5। आप जैसे भी सम कर रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पेपर में सम नंबर 70 नहीं आना कि सोल्व सम नंबर 70 ऑफ दिस बुक, आपको फिर याद होगा तो उसमें ये किया था हम कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। वहां पर यही पॉइंट घुमा के डाल दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बहुत जरूरी है। क्लियर ये वाला पॉइंट, अभी भी डाउट पूछ लीजिए, चले आगे। 3:2:1 जो है रेशियो आपकी ये बन रही थी, ठीक। 1/6 हमने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, पार्टनर्स में क्या बचा 3:2। ओल्ड रेशियो आप 3:2 लोगे, डिवाइड आप इसको 5 से ही करोगे, 6 से नहीं करोगे, क्योंकि आप देखो जो उसके पास बच गया बाद में 5 लाख रुपीज, उसने 3/5 2/5 से ही किया है ना, तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख तक बन रहा है 6 लाख। आप इसको 5 लाख को 3/6 2/6 में करके देखना, जितना पॉइंट आपने अमाउंट यहाँ आएगी उतनी अमाउंट यहाँ आएगी, दिस एंड दिस जब आप प्लस करोगे आपका 6 लाख बनना ही नहीं, आपका बनेगा फिर 5,17,000, 5,16,667 ये अमाउंट बननी है। 83,333 कम हो जाएगी क्योंकि आपने 1/6 पोर्शन छोड़ दिया, उसका नहीं किया, चल रहा है पता। ऐसे ही यही पॉइंट जाके आगे चैप्टर रिटायरमेंट में भी आना है, जब भी रिजर्व दिया हो साथ में उसको बीच में से डिलीट करके जो रेशियो बच गई है उन दोनों को प्लस करके नीचे लेना है, आपका पैसा पूरा होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है अर्जुन, एक आपका सम था, सम नंबर है आपका, कोई और पॉइंट आपका आपकी साइड से जो होमवर्क था डन। एक आपका सम है जो करने वाला, दैट इज सम नंबर 63 निकालना। इस सम को भी पढ़ो 1 मिनट लेके, और पॉइंट्स अंडरलाइन करना, यहाँ पॉइंट्स बहुत है, यहाँ पे जो पॉइंट है डिस्कस करने वाले, हाउ मेनी ओल्ड पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी, डी इज न्यू पार्टनर है ना, उसकी कैपिटल कितनी लेके आनी है उसने 50,000 रुपीज, यही कहा हुआ है। पॉइंट नंबर ए अब देखना, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स और रुपीज 10,000 ड्यू टू डी इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। उसने कितनी लेके आनी थी, कहता है हम कहता है क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए ऐसे थे विच वर ड्यू टू डी ओनली एंड डी इज द पार्टनर। तो डी कहता है कि मैं लेके नहीं आऊंगा, मेरे क्रेडिटर्स वाले पैसे एडजस्ट कर लो भैया, नहीं तो डी कितने लेके आएगा, 40,000, 40 लेके आएगा। तो अगर हम ये एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे होपफुली बैंक होगा, अगर हम ये एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल ₹40,000 के साथ, तो ये गलत हो जाएगी, रीजन बीज 40 लेके नहीं आ रहा है, उसका कैपिटल 50 है। अगर मैं ये एंट्री पास कर दूं 50 के साथ तो भी गलत हो जाएगी, बिकॉज वो कैश कितना लेके आ रहा है 40 लेके आ रहा है, उसकी जो कैपिटल है 50 होगी, उसका जो कैश लेके आएगा वो 40 होगी, उसके साथ क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 10,000,
बिकॉज जो हमने 10 उसके देने थे क्रेडिटर्स, वो नहीं देने हैं, क्रेडिटर्स हमारे कम हुए। कहता है मैंने 50,000 देने थे आपके, डी कहता है 50 लेके आने थे, 10 मैंने लेने भी हैं आपसे, आप वो मेरे कम कर दो, 40 मेरे से ले लो। सिंपल सा बिजनेस यही बनता है। ये तो नहीं होगा कि वो 10,000 लेके आएगा, मतलब आप उसको 10,000 दोगे तो 50 देगा आप, ऐसा नहीं होगा। हम एडजस्ट कर देंगे, है ना। एडजस्टमेंट कैसे की, डी की कैपिटल कितनी बन गई 50,000, कैश कितना लेके आया 40, हमारे क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो रही है 10,000, तो नहीं देंगे उसको हम, डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिटेड इज डिक्रीज, लायबिलिटी इज डेबिटेड, ऐसे होता है। Now when we put it to the that आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल में डी, जैसे डी का बना रहा हूँ यहाँ, बाय बैंक 40,000 आएगा और बाय क्रेडिटर में 10,000 आएगा। पोस्टिंग इसकी ऐसे होगी, बाय बैंक 15 ही आ जाएगा। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, इसको आप बैंक में प्लस करोगे, बिकॉज कैश ही चेक ही हमारे पास इतने का आया है, और जो क्रेडिटर्स हैं इनको आप क्रेडिटर से लेस करोगे। इधर से बैलेंस जो आपका क्रेडिटर्स का, इसका कैपिटल का डी का आ रहा होगा 50 ही आ रहा होगा। कैपिटल का बैलेंस 50, बैंक में प्लस 40, क्रेडिटर्स लेस 10। अब जब बैलेंस शीट बनेगी आप देखिए, क्रेडिटर्स में से 10 माइनस हो गए, आपके क्रेडिटर्स 10 माइनस हो गए, इधर आपके कैपिटल आपकी बढ़ गई 50 की, नेट इफेक्ट क्या रहा लायबिलिटीज में 40 प्लस हो गई हमारी, इधर से बैंक में कितना प्लस हुआ 40, मिल रही है बैलेंस शीट आपकी, ऐसे मिलेगी। पार्टनर्स कैपिटल 50 ही रहेगा, लेकिन वो जो लेके आया है वो कम लेके आया है, क्रेडिटर्स हैव बीन एडजस्टेड इन दैट। डन, ठीक है। एक पॉइंट नंबर इसी में ही है आपका, पॉइंट नंबर सी, दिस इज एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स ₹2,000 फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस डेबिट कौन से करते हैं, अपने बिजनेस के। कहता है इसमें 2,000 रुपए ऐसे थे जो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, हमने नहीं करने थे, हम कर चुके हैं, एक्सपेंसिव लॉस हो चुका है हमारा, अब हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो डी के हैं, हमारे नहीं है। विल बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री बनेगी दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज कितने हैं 2,000 रुपीज रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएंगे। एट द सेम टाइम जो पॉइंट यहाँ पे है, एट द सेम टाइम ये बी कैपिटल में डेबिट साइड पे, ये वहां भी बन रही है, एंट्री क्या बन रही है हमारी, बी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन दोनों में आएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बी में डेबिट साइड, चल रहा है पता, एंट्रीज नोट करते रहो इसकी। देन सेम आपका एक पॉइंट है ऐसा, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, पॉइंट नंबर एफ है, पहले ये करवा दो। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 इज पेड बाय ए, एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन के, एक्सपेंस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया ₹2100। अगर हमने पे किया होता हम कहते टू कैश या बैंक, बट हैव बीन पेड बाय ए, हमारा क्रेडिटर बन गया, हमने देने हैं पैसे, अब ए की हमारा क्रेडिटर बन रहा है, तो टू ए कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन मीन बिजनेस के हैव बीन पेड बाय ए, आई डोंट नो विदाउट राइटिंग कैसे आप घर जाके अफोर्ड कर लो कि सम करना, जो नहीं लिख रहे उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना अभी, मैं आपको बोलूँ कि बेटा मैंने आपको देख लिया है, आप लिखो, ये वाला मैं लिखवाऊँ, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आया बिकॉज हमारा एक्सपेंस था, टू कैश नहीं क्योंकि हमने भी पे किया, टू ए क्योंकि ए ने पे कर दिया है, हमने ए के देने हैं, ए हमारा क्रेडिटर बन रहा है। इट विल बी पुट टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द सेम टाइम क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ए में होगा, ठीक है। एक पॉइंट नंबर आपका इसी में ही डी में है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, of ₹4,000 discounted previously with the bank has been dishonored but no entry has been passed। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे, मीन्स कितना रिवैल्यूएशन में आएगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड कितना रिवैल्यूएशन में आएगा, क्या पढ़ रहे हो, कितना रिवैल्यूएशन में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एंट्री याद करना, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री होती थी, अगर आपको याद हो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग मीन्स डेटर, तो ये अमाउंट हमारा लॉस नहीं हो रहा है, लॉस होगा बैड डेट्स जब होगी, जब डेटर पैसे नहीं देगा, जब हमारा बीआर जो है वो डिसऑनर हो, दैट इज नॉट अ लॉस, वो बैंक से पैसे हमारे माइनस हो गए,
हमने डेटर्स में ऐड कर देने, हमने वो डेटर्स में ऐड कर देने, बैलेंस शीट में जाके बैंक से माइनस डेटर में प्लस, ये अमाउंट आपकी रीवैल्यूएशन में कहीं नहीं आएगी। डेटर्स ऐड और बैंक माइनस कर लोगे। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या करोगे, 5% है, कितने के डेटर्स दिए हुए हैं आपको, 30 के, कितनी आई प्रोविजन, 1500, गलत है क्योंकि ये वाले 4000 के डेटर्स ऐड करने के बाद निकाली जाएगी प्रोविजन। अगर सिंपल होता मैंने पूछना ही नहीं था। 30 के डेटर्स पहले थे, 4 के बढ़ गए और 34 हो गए, 34 पे निकाली जाएगी प्रोविजन, 5% कितनी आ गई, 1700, ये आएगी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। और डेटर्स में जाके बैलेंस शीट में 30 प्लस 4 माइनस 1700। आई होप आई एम क्लियर, है ना। ये आपके सम्स हैं जो होमवर्क ये आपने करना है। इसके अलावा क्योंकि आपको 2 हैं, आप सम दे लीजिए जो करने वाले हैं आपसे। एक है आपका सम नंबर 67, इसमें हिडन गुडविल है। एक सम नंबर 72, इसमें भी हिडन गुडविल है, ठीक है। एक सम नंबर 71, इसमें जो पॉइंट है जब एक ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है, कोई ओल्ड पार्ट किया हुआ पॉइंट, हमने ये वाले सारे पॉइंट्स किए हुए हैं, छोटे सम में किए हैं, बड़े में आ गए हैं, कोई ना कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। ये सम्स करके आने हैं आपको। तब जो एनीथिंग यू वांट टू आस्क।